लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख व्हाइट वॉशिंग वुदरिंग हाइट्स, इसमें क्लासिक उपन्यास वुदरिंग हाइट्स के नए फिल्म रूपांतरण को लेकर उठे विवाद को समझाया गया है। लेख बताता है कि निर्देशक एमराल्ड फेनेल की फिल्म दर्शकों के बीच लोकप्रिय रही, लेकिन उस पर व्हाइट वॉशिंग यानी नस्लीय पहचान को नजरअंदाज करने के आरोप लगे। खास तौर पर इसलिए क्योंकि हीथ क्लिफ जैसे किरदार, जिसे मूल कहानी में नस्लीय रूप से अस्पष्ट और संभवतः गैर श्वेत बताया गया था, को अभिनेता जैकब एलार्डी ने गोरे रूप में निभाया, जबकि कैथी की भूमिका मार्गरेट रॉबी ने निभाई। लेख का मूल भाव ये है, मूल लेखिका एमिली ब्रॉन्टे ने हिथक्लिफ के किरदार के जरिए समाज में बाहरी या अलग पहचान वाले व्यक्ति की बेचैनी और टकराव को दिखाया था। यानी नस्ल सिर्फ एक विवरण नहीं बल्कि कहानी की आत्मा का हिस्सा है। लेकिन फिल्म में इस पहलू को कमजोर कर दिया गया और कहानी ज्यादा रोमांस और आकर्षण पर केंद्रित हो गई, जिससे मूल रचना की सामाजिक गहराई कम महसूस होती है। लेख आगे समझाता है कि मनोरंजन जगत में एक समय कलर ब्लाइंड कास्टिंग यानी नस्ल को महत्व ना देना प्रगतिशील माना जाता था, लेकिन अब दर्शक चाहते हैं कि कहानियां पहचान और प्रतिनिधित्व के सवालों को ईमानदारी से दिखाएं। उदाहरण के तौर पर सीरीज ब्रिस्टन विविधता को कल्पनात्मक तरीके से अपनाती है, जबकि द गिल्डेड एज जैसी कहानियां नस्लीय तनाव को कथानक का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं। लेख ये भी बताता है कि आज की पॉप कल्चर में नस्ल और पहचान कहानी के केंद्र में आ चुकी हैं। निर्देशक रियान कुगलर की फिल्म सिनर्स जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि सामाजिक टकराव को सीधे कहानी में शामिल किया जा रहा है। ऐसे समय में अगर किसी क्लासिक कहानी के अहम नस्लीय संदर्भ को नजरअंदाज किया जाए तो कहानी अधूरी और उलझी हुई लग सकती है। लेख का निष्कर्ष साफ है, हर कहानी में विविधता दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मूल रचना में नस्ल और दूसरेपन का सवाल केंद्रीय है तो उसे अनदेखा करना कहानी की ताकत कम कर देता है। इस लेख के जरिए लेखक कहना चाहता है कि आज दर्शक सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व की ईमानदारी भी चाहते हैं, और वुदरिंग हाइट्स की इस नई फिल्म के मामले में यही सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस सर्विंग प्राइवेट इंटरेस्ट मोर देन पब्लिक गुड, इसमें कहा गया है कि गाजा में मानवीय हालात बेहद खराब बने हुए हैं, मदद कम पहुंच रही है, पुनर्निर्माण अटका हुआ है और हिंसा पूरी तरह थमी नहीं है। ऐसे समय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता वाले बोर्ड ऑफ पीस को $10 अरब देने का फैसला सवाल खड़े करता है। लेख का तर्क है, जब संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं फंड की कमी से जूझ रही हों, तब सरकारी पैसा किसी निजी पहल में डालना ये संकेत देता है कि विदेशी नीति सार्वजनिक हित से ज्यादा निजी और राजनीतिक छवि पर केंद्रित हो सकती है। संपादकीय बताता है कि इस बोर्ड की योजनाएं बहुत बड़ी हैं, गाजा के पुनर्निर्माण से लेकर उसे कुछ वर्षों में स्वशासित बनाने तक, लेकिन इन योजनाओं की कानूनी रूपरेखा और व्यवहारिकता स्पष्ट नहीं है। चिंता ये भी है कि बोर्ड संयुक्त राष्ट्र की स्थापित संरचनाओं से अलग काम कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय साझेदारी और जवाबदेही कमजोर हो सकती है। आलोचकों का कहना है, ऊपर से थोपे गए आर्थिक मॉडल से गाजा एक नियंत्रित क्षेत्र बन सकता है, जहां स्थानीय लोगों की आवाज कम सुनी जाए। लेख व्यापक राजनीतिक संदर्भ भी जोड़ता है। एक और, बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार सैन्य कार्रवाई जारी रखने के संकेत दे रही है और हमास के निरस्त्रीकरण की बात कर रही है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने की आशंका क्षेत्रीय शांति को और अनिश्चित बनाती है। ऐसे माहौल में व्यक्तिगत नेतृत्व और शक्ति प्रदर्शन पर आधारित नीति स्थायी समाधान के बजाय नए टकराव को जन्म दे सकती है। संपादकीय का निष्कर्ष साफ है, गाजा में स्थायी शांति कानून, स्थानीय संप्रभुता और भरोसेमंद संस्थाओं से आएगी, न कि व्यक्तिगत पहल या राजनीतिक ब्रांडिंग से। लेख के जरिए द गार्जियन कहना चाहता है, अगर संयुक्त राज्य अमेरिका सच में शांति चाहता है तो उसे पारदर्शी बहुपक्षीय ढांचे, क्षेत्रीय संतुलन और लोगों की भागीदारी को प्राथमिकता देनी होगी, वरना बड़े वादे सिर्फ सुर्खियां बनेंगे, जमीन पर बदलाव नहीं। अल जजीरा में प्रकाशित लेख
a timeline of British royal sagas and scandal down the decades. इसमें ब्रिटिश शाही परिवार से जुड़े विवादों की लंबी कहानी को समझाया गया है। लेख की शुरुआत हालिया घटना से होती है, जिसमें पूर्व शाही सदस्य एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को अमेरिकी सेक्स अपराधी जेफरी एप्स्टीन से संबंधों के आरोपों के चलते सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के शक में गिरफ्तार किया गया। ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय के भाई रहे एंड्रयू से जुड़े आरोपों और वर्जीनिया जेफरी के यौन शोषण के दावों ने राजशाही की छवि पर गहरा असर डाला और ये दिखाया कि शाही परिवार भी कानूनी और सार्वजनिक जांच से अछूता नहीं है। लेख बताता है कि विवाद कोई नई बात नहीं है। 1936 में एडवर्ड अष्टम ने अमेरिकी तलाकशुदा महिला वॉलिस सिम्पसन से शादी के लिए गद्दी छोड़ दी थी। बाद के दशकों में शाही परिवार के वैवाहिक संकट, निजी फोन कॉल लीक और मीडिया विवादों ने संस्थान को बार बार झकझोरा। 1992 को एलिजाबेथ द्वितीय ने अपना एनुअल हॉरिबल्स यानी सबसे खराब साल कहा, क्योंकि उसी दौर में चार्ल्स डायना अलगाव समेत कई पारिवारिक संकट सामने आए। लेख में खास तौर पर प्रिंसेस डायना के इंटरव्यू, उनकी दुखद मौत और उसके बाद जनता की प्रतिक्रिया को एक बड़े मोड़ के रूप में दिखाया गया है, जिसने राजशाही की पारदर्शिता और संवेदनशीलता पर सवाल खड़े किए। आगे के वर्षों में भी विवाद जारी रहे, जैसे शाही सदस्य के आपराधिक मामले, प्रिंस हैरी का नाजी पोशाक विवाद, फिर पत्नी मेगन मार्कल के साथ शाही जिम्मेदारियां छोड़ने का फैसला और हैरी की किताब स्पेयर, जिसने परिवार के भीतर की खाई को सार्वजनिक कर दिया। कुल मिलाकर लेख ये बताना चाहता है कि ब्रिटिश राजशाही की प्रतिष्ठा सिर्फ परंपरा से नहीं, बल्कि लगातार सामने आते निजी और राजनीतिक विवादों से भी बनती बिगड़ती रही है। एंड्रयू की गिरफ्तारी इस लंबी कहानी का नया अध्याय है, जो दिखाता है कि आधुनिक दौर में शाही परिवार भी जवाबदेही, मीडिया जांच और राय से बच नहीं सकता। डॉन में प्रकाशित संपादकीय कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, इसमें पाकिस्तान पंजाब प्रांत में पुलिस मुठभेड़ों के नाम पर हो रही कथित फर्जी हत्याओं पर गंभीर चिंता जताई गई है। संपादकीय बताता है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हालिया रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि पंजाब पुलिस के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने संगठित अपराध रोकने के नाम पर स्टेज एनकाउंटर यानी तयशुदा मुठभेड़ों की नीति अपनाई, जिसमें 2025 के कुछ महीनों में सैकड़ों संदिग्ध मारे गए। रिपोर्ट कहती है कि रोजाना 2 से ज्यादा मौतों का यह सिलसिला अब तक संस्थागत प्रथा बन गया है, जबकि कानून के मुताबिक हर हिरासत में मौत की स्वतंत्र जांच जरूरी है, जो होती दिखाई नहीं देती। संपादकीय का तर्क है कि अपराध नियंत्रण के नाम पर कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करना खतरनाक है, क्योंकि इससे पुलिस में जवाबदेही खत्म होती है और दंड से मुक्ति यानी इम्प्यूनिटी की संस्कृति मजबूत होती है। लेख में एक पूर्व पुलिस अधिकारी के अनुभव के जरिए समझाया गया है कि सख्ती से अपराध कम करने का शॉर्टकट लंबे समय में उल्टा असर करता है, जबकि खुफिया जानकारी, सही जांच, सबूत और न्यायिक प्रक्रिया पर आधारित पुलिसिंग ज्यादा टिकाऊ होती है। लेखक ये भी याद दिलाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना की सोच कानून के शासन और नागरिक अधिकारों पर आधारित थी, इसलिए राज्य संस्थाओं को उसी रास्ते पर चलना चाहिए। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us